हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनकी डेफिनेशन करेंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो आपको उनकी डेफिनेशंस को याद करना है, मतलब समझना है, और उनके एग्जाम्पल्स को भी आपको याद करना है, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारी कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो 5 टाइप कौन कौन सी होती है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, या मैं सिंपली यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? एडिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। एडिशन केमिकल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शंस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन होती है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, और एडिशन रिएक्शंस मतलब योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड जो टाइप हमारी यहां पे रहती है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन या रिएक्शंस हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन या रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हिंदी में अगर हम इसको देखें तो अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मतलब विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप पे आते हैं। फोर्थ टाइप पे क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नाम से आपको पता चला, द्वि विस्थापन अभिक्रिया हम इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टाइप है, जो फिफ्थ टाइप है, वो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ये है हमारी केमिकल रिएक्शंस के 5 टाइप। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया 5 टाइप है। कौन कौन सी वो 5 टाइप है वो पता चल गया है। तो अभी मैं इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन की। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के नाम में ही आप एक चीज को नोट कर रहे हो। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, एडिशन मतलब ऐड होना, यानी कि चीजों का जुड़ना, ठीक है। तो क्या चीज इसके अंदर ऐड होती है और कैसे ऐड होती है वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे आते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या एडिशन केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी? तो ये वो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर डेफिनेशन की बात करें, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर substances combine to form a single substance, या फिर हम यहां पे बोल सकते हैं a single product भी हम यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या रहने वाली है देख रहे हैं हम यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब क्या है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हो? एक पदार्थ बनाते हो, ठीक है, या एक उत्पाद बनाते हो। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसका की पॉइंट आप यहां पे नोट करोगे, मतलब इसको आपको आसानी से पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारी हम यहां पे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो आप किस तरह से पहचान पाओगे कि ये एग्जांपल कौन सी केमिकल रिएक्शन का है, ठीक है।
तो की पॉइंट आप नोट करोगे ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, आसानी से पहचान पाओगे उस की पॉइंट की मदद से कि हमारी जो ये एग्जांपल में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप है ये। ओके, तो की पॉइंट क्या रहेगा, की पॉइंट आप यही नोट करोगे, यानी कि जो जिस भी रिएक्शंस में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो किस तरह की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंगल प्रोडक्ट अगर हम बोले तो इसका की पॉइंट होगा, क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन है, वो हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए एग्जांपल में जैसे हम क्या करें, यहाँ पे H2 है और उसको हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है H2O। क्या मिलता है, H2O हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो अब हम इस डेफिनेशन को अपने एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने बात की कि 2 और मोर सब्सटेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड में 2 हमारे रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 हमारे सब्सटेंस हो गए यहाँ पे और वो कंबाइन हो चुके, कंबाइन हो गए और क्या बना रहे, ए सिंगल सब्सटेंस बना रहे, क्या बना रहे, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो आप देख रहे हो बिल्कुल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज को आप नोट करोगे, आपको अगर क्या कर दिया जाता है, रिएक्टेंट दे दिया जाता है और प्रोडक्ट आपसे लिखने के लिए बोला जाता है भाई इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप अगर चीज इनको डायरेक्ट कंबाइन नहीं करोगे, ये मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसको नोट करोगे भी H2 + O2 है और प्रोडक्ट हम लिख दें तो प्रोडक्ट हमने लिख दिया H2O2, हमने सीधा डायरेक्ट उसको ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एटम्स हैं, तो एटम क्या होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, वो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, यानी कि जो उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, संयोजकता के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसके अनुसार क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, वो जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करोगे यहाँ पे। ओके, तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इसको एडिशन रिएक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टाइप था, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, कि अपघटन अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे भी आप एक बार नेम के अंदर एक चीज को नोट करोगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, पता चल जाए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला, ठीक है। इसके नाम ही आपको इसके बारे में बता देगा, ठीक है। तो नेम को आप समझोगे यहाँ पे। तो डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज, डीकंपोज अपघटन होना, अपघटित होना, यानी कि चीजों का टूटना, ठीक है, चीजों का क्या होना, टूट जाना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन की अब हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स रहते हैं, तो हम तीनों टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है या एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दिया जाता है और नाम वहां पे पूछ लिया जाता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। ऑप्शन टाइप यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से आता है आपका। तो अभी देखेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो नाम से आपको पता चलेगा, डीकंपोज यानी कि चीजों का टूटना, अपघटित यहां पे हो जाना, ठीक है। तो डेफिनेशन नोट करेंगे सबसे पहले, डेफिनेशन क्या रहेगी, तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, द केमिकल रिएक्शंस in which a single substance decompose to give two or more substances, ठीक है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी अगर यहां से अच्छे से दिखाई नहीं दे रही तो। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एक पदार्थ अपघटित हो जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अंदर अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया या डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। देखिए एग्जांपल्स हम समझेंगे यहाँ पे, तो हम पहले टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो डीकंपोजिशन के जो रिएक्शन के जो टाइप्स है, तो हमारे पास वो कितने टाइप्स रहने वाले हैं, 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 टाइप है, पहले हम नेम नोट करेंगे उनका।
तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होगा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे तापीय अपघटन और रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड जो टाइप की हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब विद्युतीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो वो हमारे पास क्या है, फोटोलाइटिक। क्या बोलेंगे इसको, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो देखिए इतना तो आपको क्लियर है कि भाई क्या होगा, इन तीनों के अंदर डीकंपोजिशन तो होगा, लेकिन हमने ये जो नाम दिए वो कैसे नाम दिए, उसके पीछे क्या कारण है, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो डीकंपोजिशन हो रहा है, जो सब्सटेंस डीकंपोज हो रहा है, अगर वो हीट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, हीट की वजह, तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद रखना आपको, हीट की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है, तो उसको हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, जो आपकी विद्युत धारा होती है, ठीक है, करंट होता है उसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया उसको बोलेंगे। और फोटो का मींस यहाँ पे क्या है, लाइट, फोटो का मींस यहाँ पे क्या है, लाइट, ठीक है। तो फोटोलाइटिक जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, अगर लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से डीकंपोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम देंगे। अब तीनों के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए पहले थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। भाई जैसे क्या किया हमने यहाँ पे, फेरस सल्फेट लिया, और फेरस सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा Fe2O3, साथ में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो अभी आप देख सकते हो अनबैलेंस है, ये असंतुलित है। आपने सीखा है जो हमने साइंस की वीडियो में पहले बात कर चुके इसके बारे में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जो केमिकल इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हमने जैसे डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के अंदर, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और नोट करें, अभी डीकंपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, तो इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। अगर हीट की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तापीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। देखिए पहले भी हम इस एग्जांपल के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम क्या करते हैं, वाटर यानी कि जो पानी है, और अगर इसमें से क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, भाई विद्युत धारा को इसके अंदर से पास करते गुजारते हैं, तो जो वाटर है वो डीकंपोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किसके अंदर टूट जाएगा, H2+ O2 के अंदर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक सिंगल सब्सटेंस, बैलेंस कर सकते हो, आप सीखा हुआ है तो आप इसको बैलेंस कर लोगे। तो क्या है, सिंगल सब्सटेंस है, डीकंपोज हो गया है, 2 सब्सटेंसेस के अंदर 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन गए हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से हुआ है, तो इसको भी हम एक स्पेशल नाम दे देंगे। अब इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा, विद्युतीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का रिएक्शन हम यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड लिया, और सिल्वर क्लोराइड में से अगर हम क्या करते हैं, सनलाइट को पास करते हैं, क्या कर रहे हैं, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को हम इसमें से गुजारते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिल्वर और प्लस में Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे।
सिंपली आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो सिंगल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट साइड में सिंगल सब्सटेंस है, एक पदार्थ है और वो क्या हो रहा है, दो पदार्थों के अंदर टूट गया है। ठीक है, मतलब दो सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, जो हमने इक्वेशन लिखी है केमिकल रिएक्शन की, तो क्या बोला जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसकी वजह से डीकंपोजिशन हुआ भाई, सनलाइट की वजह से हुआ, सूर्य के प्रकाश की वजह से हुआ। तो इसको भी हम एक स्पेशल नाम यहां पे दे देंगे। अगर लाइट की वजह से हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। प्रकाशीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया उसको बोला जाएगा। ठीक है, और साथ में आप नोट करोगे, देखो जो केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है भाई, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट पास कर दिया है। ठीक है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है तो आप वो नोट करोगे। देखो 11th क्लास में भी आपको ये केमिकल जो रिएक्शन का एग्जांपल मिल जाएगा और वहां पे इस यूज को भी आप पढ़ोगे। तो इसका जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, फोटोक्रोमेटिक जो ग्लास होते हैं, क्या होते हैं, जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आप देखोगे जो हमने ये केमिकल रिएक्शंस लिखी है, इक्वेशन लिखी है, तो क्या होता है उसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास के अंदर। फोटोक्रोमेटिक ग्लास अब क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा बता रहे उसके बारे में। जैसे हमारे स्पेक्स होते हैं, चश्मे होते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार नोट करके देखा होगा, पहले बहुत यूज होते थे, आजकल कम है। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास के अंदर क्या होता है, कलर के अंदर चेंज आ जाता है। किसकी वजह से आता है, जैसे आप देखोगे सिल्वर क्लोराइड अगर है, ठीक है, तो कलर लेस रहता है जो ग्लास होता है स्पेक्स का। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं, सनलाइट के अंदर घूमते हैं, तो आप देखोगे उसका जो ग्लास का जो कलर है, ठीक है, तो वो क्या होने शुरू हो जाता है, ब्लैक सा कलर होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और फिर हम जैसे घर पे आते हैं, वापस स्पेक्स को उतार के रख देते हैं, तो वापस वो क्या हो जाता है, नॉर्मल उसे कलर लेस ग्लास का जो फॉर्म है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शंस को भी आप यहाँ पे नोट कर लोगे। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए क्लियर है यहां से। अब आगे बढ़ते हैं हम यहां पे नेक्स्ट टाइप के साथ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले की तरह आप इसके नेम में भी नोट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर कौन डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, क्यों डिस्प्लेस करेगा, तो उसका रीजन हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, देन फिर एग्जांपल पे आते हैं और साथ में समझते हैं उन रीजन को भी। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये होंगी द केमिकल रिएक्शन, the chemical reactions in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। भाई क्या है डेफिनेशन देखिए दोबारा से, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्वों कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, किससे, उसके लवण के विलयन से। ठीक है, सॉल्यूशन से। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें ये नहीं पता भाई ये रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव एलिमेंट का पता हमें कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है, तो उसके अंदर एक चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी। उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी, क्रियाशीलता श्रेणी मिलेगी। तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे एलिमेंट्स यानी कि जो हमारी मेटल्स है, तो हमने क्या किया हुआ, एक ऑर्डर में उनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, एक ऑर्डर में क्या किया हुआ, अरेंज किया हुआ है। तो स्क्रीन के ऊपर आप क्या करोगे, उस रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे, जिसके बारे में वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जो हमारी मेटल है, जो हम यहाँ पे एग्जांपल्स में देखेंगे यहाँ पे, तो हमारी कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी और या कम रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप नोट कर लोगे, यहाँ पे देख लोगे स्क्रीन पे जो आप
देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो मेटल है या नॉन मेटल के लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो एग्जांपल से इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने एग्जांपल में लिया, अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या है Cu, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन SO4 सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Fe मतलब आयरन के साथ, तो जो हमारी जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, आप आसानी से देख सकते हैं इसको। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 और साथ में यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में देखिए चलो, तो क्या हुआ इस एग्जांपल में, तो जो आयरन था, तो आयरन ने क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। किससे डिस्प्लेस कर दिया, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो, तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया आयरन ने, क्योंकि आयरन यहां पे क्या था, मोर रिएक्टिव था। किससे था, कॉपर से। कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव रह गया, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे क्या था, मोर रिएक्टिव था, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। किसको कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसको कहेंगे। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो देखिए साथ में एक चीज और नोट करिए, ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो साथ में आप देखोगे बुक में इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया है, why do the color of the copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it। भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है जब लोहे की कील को उसमें डुबोया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो रीजन हम यहाँ पे आसानी से अब जान गए हैं। भाई क्या होता है, जो आयरन है, तो आयरन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, उसके विलयन से, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कलर अगर हम नोट करते हैं, तो कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है, तो वो कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे फेरस सल्फेट बना है, तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है, तो वो कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। तो कलर भी आप यहाँ पे नोट करोगे और आंसर में साथ में कलर को बताओगे, ठीक है। तो रीजन आपको पता चल गया है। भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जो, उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन नेल जो होती है, वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर जाती है। इस वजह से कलर में भी क्या जाता है, चेंज यहाँ पे आ जाता है, ठीक। क्लियर है यहाँ पे, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे आप नोट करोगे ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, उल्टा लिख के देखते हैं एक बार किस तरह से। जैसे हमारे पास था, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे FeSO4 हो, फेरस सल्फेट हो, और उसके हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज आप नोट करोगे। यहां आंसर क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा आंसर हमारा, नो रिएक्शन। भाई यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस चीज को नोट करके, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो अगर लेस रिएक्टिव, तो कॉपर क्या नहीं कर सकता, आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो नो रिएक्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ पे आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से किस तरह से अलग होगी। तो डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन रहेगी द केमिकल रिएक्शंस in which exchange of ions take place, मतलब क्या है, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है।
तो मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, आयन का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और है, साथ में आप वो भी नोट करोगे एंड साथ में हम समझ लेंगे आयंस का बारे में, अगर नहीं पता है तो पढ़ा हुआ 9th क्लास में हमने इसके बारे में, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं यहां पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। तो अगर क्या होता है, कोई डिफरेंट एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है और वो आपस में क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन बोलेंगे, द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से हम इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आयंस क्या होता है, आयंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा है भाई जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, मेटल्स की बात करते तो वो क्या कर देती है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देती है, उसके ऊपर चार्ज जो आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जो कटाइंस एंड अनायंस आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, आयंस बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे हमने क्या कर लिया, एग्जांपल में हम बात करें यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, और अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, क्या करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसको आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप एक्सचेंज ऑफ आयन को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको आयन की फॉर्म में लिखते हैं तो वैसे तो हमारा जो सब्सटेंस वो न्यूट्रल बना हुआ है यहाँ पे, तो जो सिल्वर के ऊपर है प्लस NO3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की और क्लोरीन की, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको आयनिक फॉर्म के अंदर लिख लिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, और जो Na है और NO3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बन जाएगा, जो आप यहाँ पे देखोगे सिल्वर क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस है। तो अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है इस तरह से, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो एग्जांपल आप यहाँ पे याद कर सकते हो आसानी से, डेफिनेशन आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो साथ में आप एक चीज और नोट करोगे, यहाँ पे हमने जो पहले की वीडियो में बात की थी, प्रेसिपिटेट के बारे में बात की थी, तो हमने वहां पे बोला था कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखिए कौन सी होती हैं, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सी है भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाता हो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता हो, तो उन केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, हम उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे तो एग्जाम्पल में बात करें मैं यहाँ पे, अगर लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, और अगर हम इसकी पोटाशियम आयोडाइड के साथ क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, तो लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस आप बैलेंस कर सकते हो इसको। तो जो हमारा लेड आयोडाइड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो ये सिंबल मैंने वहां पे आपको बता दिया था। तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा, प्रेसिपिटेट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल में आप देख रहे हो, जो लेड आयोडाइड होगा वो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन हम इसको बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5th टाइप की तरफ। तो देखिए जो लास्ट टाइप है, नेक्स्ट जो हमारी टाइप रहती है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए रेडॉक्स वर्ड में आप इस चीज को नोट कर रहे हो, ठीक है। तो जो रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है तो वो क्या होती है, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। कौन कौन सी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। नाम में आप इसे आसानी से समझ सकते हो, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बोले तो नाम से आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है।
तो अब हमें पहले समझना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए, आप नोट करोगे इस चीज को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सिंपली हम अगर बात करते तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी, जिसके अंदर क्या होता हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता, क्या होता हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या हो जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अगर हमारी केमिकल रिएक्शन में ये चीज हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया की, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, क्या होता हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, फायदा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो जाए, या फिर क्या हो जाए यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, क्या हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे कैसे होगा वो देखेंगे एग्जांपल में। ठीक है, तो अगर क्या हो जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अपोजिट यहाँ पे है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो साथ में एक चीज और नोट कर सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को भी नोट करते हो तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा भी ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो चल गया पता आपको ऑक्सीडेशन कब बोला जाता है, रिडक्शन कब बोला जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं दोनों के, ताकि आपको क्लियर हो जाए आसानी से। तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर लिया, और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ है तो प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड है, अनबैलेंस, आप इसको बैलेंस कर लोगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जो कॉपर था, तो कॉपर को क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो ऑक्सीजन का गेन हो गया, क्या हो गया, फायदा हो गया है। देख रहे हो आप, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है तो फायदा हो गया है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बोल देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन में देखिए, जैसे अभी यही प्रोडक्ट है हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, CuO है, और अगर हम इसी की रिएक्शन हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवा दें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cu कॉपर प्लस है, H2O वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, नुकसान हो गया है, क्या हो गया, लॉस हो गया है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोल दोगे आप, रिडक्शन रिएक्शन बोल दोगे। क्या बोल दोगे, रिडक्शन रिएक्शन बोल दोगे। तो एग्जांपल से क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी और रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया कौन सी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। देखिए, ये वह रिएक्शन होंगी, ठीक है, या वह केमिकल रिएक्शन होगी, द केमिकल रिएक्शन इन विच one substance is oxidized while the other is reduced, जिसके वह केमिकल रिएक्शन होंगी या वह रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिसके अंदर क्या होता है, एक पदार्थ का तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और दूसरे का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो मतलब एक ही रिएक्शन में क्या हो जाती है भाई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, साथ में हो रहा है, तो उस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड की हमने जैसे बात की भी, कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड किसके अंदर चेंज हो गया, कॉपर के अंदर चेंज हो गया। तो लॉस ऑफ क्या हुआ था, ऑक्सीजन हुआ था, तो इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है, रिडक्शन है। क्या हो गया, कॉपर का तो हो गया रिडक्शन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन को क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और गेन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख रहे हो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन को हम नाम दे सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। क्या नाम दे सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ने वाले साथ में दो हमारे यहाँ पे रिएक्शन और आती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जैसे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और इसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इनके अंदर क्या होता है। तो देखिए आप इन दोनों ही के नेम के अंदर एक वर्ड को नोट करें, थर्मिक। और थर्मिक जो वर्ड है, थर्मल जो वर्ड है बात करते हैं तो वो हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब हीट से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन होंगी, तो ये होंगी द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अलोंग विद द प्रोडक्ट मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती हो, गर्मी भी निकलती हो, हीट भी निकलती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए रिलीज, एग्जिट, 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 तो आप एक्सो में एग्जिट वर्ड से याद कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको यहाँ पे। भाई एग्जिट हो जाता है, किसका एग्जिट हो जाता है, हीट का एग्जिट हो जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम बोल देंगे। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम मीथेन है और मीथेन के हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या, हीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, साथ में हीट भी निकल रही है, तो इस तरह की जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अनबैलेंस आप बैलेंस करना सीख चुके हैं तो बैलेंस आप करोगे खुद। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। अब यहां पे क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, यहां क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। ठीक है, मतलब जरूरत पड़ती है उसकी जो एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन नाम देंगे। ठीक है, तो एंडोथर्मिक, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा कि हीट की जरूरत पड़ती है उस रिएक्शन को होने के लिए, लाइट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो वहां पे। देखिए साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहाँ यस या नो में आंसर करेंगे, कंप्लीट आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जो श्वसन क्रिया होती है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वह उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है भाई, वह या फिर एंडोथर्मिक जो हमारी है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखिए जो रेस्पिरेशन हमारी जो क्या है क्रिया है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट वहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा आंसर होगा यस, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं और अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनसे डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, एग्जांपल पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। अब कोरोजन क्या होता है, तो डेफिनेशन देखिए, तो when a metal is attacked, ठीक है, by the substance around it such as moisture, acid etc. तो मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, भाई जब भी कोई धातु या धात्विक जो पदार्थ होते हैं तो उसके आसपास के पदार्थ के अटैक की वजह से, ठीक है, अटैक की वजह से, जैसे नमी हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, या एसिड हो सकते हैं, अम्ल हो सकते हैं, तो उनके अटैक की वजह से क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, हम सिंपली अगर लैंग्वेज में समझते हैं इसको, आसान भाषा में अगर हम इसको समझे कोरोजन को, संक्षारण को, तो क्या होता है, जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, जो धात्विक पदार्थ होते हैं, तो किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, यानी कि जो पर्यावरण प्रभाव की वजह से, तो वो क्या कर देता है, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी का लॉस कर देता है। मतलब उसके अंदर जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, जो वास्तविक उसके गुण है, तो उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, लोहे को जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कोरोजन का एग्जांपल। यहाँ पे भी लोहे को देखते हो आप,
लोहे को अगर आप नमी वाली जगह पे रख देते हो जहां पे एयर होता है, ठीक, सॉरी हाँ एयर है, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करते हैं और मॉइस्चर वहां पे होता है, तो लोहे को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करते हैं तो नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हिंदी में इसको हम बोलते हैं विकृत गंधीता, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसकी। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रेंसिड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल, एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज, ठीक है, चेंज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे, विकृत गंधीता बोलेंगे। बट भाई जब भी क्या होता है, जो हमारे वश्य या तेलीय पदार्थ होते हैं और उनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनका जो टेस्ट यानी कि उनकी जो स्वाद है या उनकी जो गंध है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमें रेंसिडिटी बोलते हैं, विकृत गंधीता बोलते हैं। ओके, तो देखिए अभी क्या होता है, हमारी खाने पीने की जो चीजें होती है, काफी सारी जो हमारी खाने पीने की चीज होती हैं, तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, खराब हो जाते हैं। हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं, उनका टेस्ट जो होता है, उनका जो टेस्ट और स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना है, उनको खराब होने से बचाना है ताकि वो लंबे समय तक चले, तो हम वहां पे एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। वो सब्सटेंस क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो खाने पीने की चीजें वो लंबे समय तक चलें, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल का हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे चिप्स होते हैं, जो हम दुकानों पे देखते हैं, जो हमारे चिप्स होते हैं, तो उन चिप्स के अंदर एज एंटीऑक्सीडेंट तो एक गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस वहां पे भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस वहां पे भरी जाती है, ताकि जो वो चिप्स हैं वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया है। तो अब हम इस वीडियो को भी फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।